नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्री का एग्जाम 22 दिसंबर को है। इसके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस एज इट इज आ जाएं। हमें एक्सप्लेनेशन को भी देखना है, जिससे कि एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अक्टूबर महीने का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन आपका आता है कि मैं पहले अंग्रेजी पढ़ूंगा, बाद में हिंदी पढ़ूंगा। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ मारबर्ग वायरस? हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया? ठीक है। अब वायरस के ऊपर सवाल लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो। ठीक है। यहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक का मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारी तादाद में लोगों को मार्बर्ग वायरस हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका रवांडा में हुआ है। रवांडा अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है। वहां पर यहाँ पर देखिएगा कि 6 लोग जो है वो मारे गए हैं रवांडा में मार्बर्ग वायरस की वजह से। ठीक है। और इसके अंदर मार्बर्ग वायरस डिजीज इज रेयर बट सिवियरली हेमोरेजिक फीवर अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स। एमवीडी इज कॉज्ड बाय मार्बर्ग वायरस सिमिलर टू द इबोला। आपने देखा कुछ सालों पहले इबोला वायरस आया था, तो भी एग्जाम में सवाल आया था कि इबोला वायरस कहाँ से निकला है, कहाँ पर आया है। तो सेम तर्ज पर ये इस बार भी ये सवाल बनता है कि अगर इबोला को पूछ सकते हैं कि किस शहर पे या किस नदी किनारे ये मिला था, तो यहाँ पर भी वही बन रहा है कि मार्बर्ग वायरस जो है वो कहाँ किस कंट्री में आउटब्रेक हुआ है। तो रवांडा इसका आंसर है, और जिससे ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये ग्रीन मंकी के माध्यम से ये फैला हुआ है। ग्रीन मंकी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन मंकी अफ्रीका में मंकी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। उससे ये इन्फेक्शन जो है आ जाता है। और कहा जाता है कि जो चमगादड़ हैं वो भी जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स खाने के बाद ये वो फिर जो मंकी हैं वो उन्हें खाते हैं, और वहां से फिर इंसानों में ये आता है। तो इस तरह से ये एक जानवरों से इंसानों में फैल जाता है। तो ये काफी खतरनाक वायरस है, जिससे कि रवांडा में 6 लोग मारे गए हैं। कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड आर्chipelago recently seen in the news is located in which ocean? हाल ही में ही समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अब देखिए, आपने कई बार पढ़ा होगा कैनरी आइलैंड के बारे में, सुना होगा। ठीक है। तो कैनरी आइलैंड जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है। वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर है। अटलांटिक ओशन के अंदर है। जैसे कि आपका यहाँ पे ये यूरोप है। ठीक है। यहाँ पर नीचे आके आपका ये अफ्रीका आता है, और ये आपका ये साउथ अमेरिका, ये ऊपर और नॉर्थ अमेरिका। तो ये यहाँ पर है आर्चिपल। तो ये कैनरी आइलैंड है जो कि आपके अटलांटिक ओशन के अंदर है। ठीक है। अच्छा, और ये ज्यादातर कंट्रोल किसके हाथ में? ये स्पेन के हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहते हैं। तो आप कैनरी आइलैंड जो है, अच्छा न्यूज में क्यों आता है? न्यूज में आता है कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज है। तो ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, छोटा सा आइलैंड है, कंट्री बन गया है, और टूरिज्म के माध्यम से सर्वाइव करते हैं। या ब्लैक मनी जो होती है, जो कि आपका कहते हैं ना टैक्स हेवन कंट्रीज है, कि आप यहाँ पर जाएं तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, रिच लोग हैं वो वहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के लिए बड़ा बदनाम ये आइलैंड रहते हैं। ठीक है। इन पे स्पेन का कब्जा है। और यहाँ पर जो है हुआ ये है कि 48 जो लोग हैं वो माइग्रेंट जो हैं वो मिसिंग हो रहे हैं। उनका ट्रेन जो जो उनकी जो बोट है वो पलट गई, जिसके बाद से 48 माइग्रेंट्स जो हैं वो उनका रेस्क्यू करा जा रहा है। इसलिए ये जो है खबर आपकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका आंसर है केरला। ठीक है। केरला में हुआ क्या कि फीमेल हाथी जो है वो बिजली लग जाने के, ठीक है, बिजली का झटका लग जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये एक केरला में पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर हुआ है केरला के अंदर ये। देखिए, हाथियों के साथ समस्या क्या है कि हाथी जो है उनका एक अपना एक रास्ता होता है। ये उनका रास्ता का रूट होता है। ठीक है। अब समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, जो छोटे गांव थे वो शहर बन गए, यहाँ तक कि जंगल काट कर जो है नए बस्तियां बसाई गई। तो जब ऐसा होता है तो
कभी कभी हाथी के इस रास्ते में कभी कभी ट्रेन का ट्रेन का या आपका सड़क का रास्ता जो है क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब हाथी जो है वो हाथी अपना रास्ता भूलता नहीं है, वो ज़्यादातर वो एक ही रास्ते को रूट को फॉलो करता है, ठीक है। अब इंसानों ने यहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया, डेवलपमेंट करने के बाद क्या हुआ कि अब उनके जो रास्ते पर जो है ट्रेन की पटरी है या जो हाईवे आपने निकाल दिया। हाथी क्या करता है, जब हाथी इधर से गुजरता है तो इसका सामना इंसानों से होता है, और बिजली की तार लग जाने से, कभी गाड़ी की चपेट में आ जाने से, कभी ट्रेन की चपेट में आ जाने से ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा कहा जाता है कि जो है एलिफेंट को हमें बचाना है तो उनका जो रास्ता है, गलियारा है, वो देना चाहिए, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है कि पीछे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है केरला के अंदर, वहाँ पर दुर्भाग्य से ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर हाथी का और इंसानों का इंटरेक्शन हुआ और हाथी को करंट लगने से वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट था कि चलो भाई कहाँ पे हुआ, तो ये तो हम बता देंगे। कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सवाल आपको आता है तो पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो पूछ अब कुछ मैच द फॉलोइंग का सवाल आ गया, किस तरह आ गया, तो पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका केरला में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए, अगर हाथी की बात करते हैं तो हाथी जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। माँ दुनिया के अंदर लगभग 40,000 से 50,000 हाथी ही अब बचे रह गए हैं, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड है, यानी जो रेड डेटा बुक है आपकी, रेड डेटा बुक है जो, ठीक है, उसके अंदर जो हाथी है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, यानी कि आपका संकटग्रस्त हाथी है, संकट है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है, ना एक्सटिंक्ट है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यहाँ का मतलब है कि 40-50 हजार है, कम है, खतरनाक है, थोड़ा प्रिजर्व करने की जरूरत है, लेकिन हाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गया, ठीक है। या वनरेबल्स होते हैं तो उससे थोड़ा सा वो सही स्थिति में होते हैं, या एक आता है कि एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो वैसे तो कई सारे जानवर जो है विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन हाथी अगर बारे में पूछा जाए तो ये पूछा गया है सवाल, तो हाथी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। रेड डेटा बुक के हिसाब से मात्र 40 से 50 हजार हाथी ही पूरी दुनिया में बचे हुए हैं। अच्छा, अब हाथी के संरक्षण को लेकर भारत सरकार ने 1992 के अंदर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था, जिसके तहत हाथी को संरक्षण करना कराया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। सेम 1971 का जो आपका आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। देखिए पहले यहाँ पे समझते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है। पहले समझते हैं कि क्या बोल रहे क्रूज पर्यटन। देखिए क्रूज पर्यटन का मतलब होता है कि जो आप 5 स्टार क्रूज, यानी कि जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, वो 5 स्टार 4 स्टार जहाज होते हैं, जो बहुत ही लग्जरियस जहाज होते हैं, वो पानी में ट्रैवल करते हैं और बढ़िया तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सारी फैसिलिटीज होती हैं, कैसीनो वैसीनो होता है, काफ़ी रहने का बड़ा अच्छा इंतजाम होता है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एक तरह का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। और इनके छोटे छोटे इनके यात्राएं करते हैं, कभी बड़ी यात्रा भी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी यात्रा करते हैं। पर्पस इनका ये रहता है कि लोग जो इस रास्ते को एंजॉय करें, समुद्र की रास्ते को एंजॉय करें, और काफ़ी लग्जरी ये एक टूर रहता है। तो इसे क्रूज पर्यटन कहा जाता है। तो इंडिया में अभी चीज़ें होती हैं, नो डाउट होती ही हैं, बट इसको और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, इसको मिशन मोड में काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्रूज भारत मिशन के नाम से भारत सरकार चाह रही है कि इसमें जो बंदरगाह हैं या जहाज हैं या जलमार्ग मंत्रालय है, वो मिलकर काम करें और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दें, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर। वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो देखिए मुंबई में हुआ है, ठीक है। मुंबई के अंदर हुआ है। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन जो मुंबई में आयुष के वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण के बदलाव थीम के साथ किया गया, ठीक है। तो उसकी थीम क्या थी, सिनर्जी इन आयुष, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, ठीक है। अब देखिए आयुष का मतलब यहाँ पे क्या है। आयुष जो है, अगर आपने सुना होगा, आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ये पूरा मिलकर आयुष में जाते हैं, यानी कि वो सभी मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि हमारी एलोपैथिक से अलग है। तो एक तरफ तो एलोपैथिक हो गई है, ठीक है, एलोपैथिक, दूसरी तरफ आपका आयुष हो गया है। तो
आयुष के अंदर जितना भी देसी तरीका होता है, इसमें आयुर्वेदिक हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, वो आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो अलग-अलग कार्यक्रम करती है, जिससे कि ये जो विज्ञान है इसमें बढ़ोतरी हो, और अगर इसमें से कोई बीमारी अच्छी तरह ठीक हो सकती है तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि मुझे हमेशा लगता है कि स्किन के मैटर के अंदर, जो स्किन होता है उस मैटर में अंदर होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है, एलोपैथिक से बेहतर होम्योपैथिक काम करती है। या पेट के अगर दर्द है, कुछ पेट में कुछ इस तरह का समस्या है, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, जुकाम-वुकाम बहुत होता है तो उसमें अगर आप चाहें तो यूनानी दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं। तो कुछ मैटर में बहुत अच्छा अलग-अलग विद्या है जिसको बढ़ावा देने की भारत सरकार यहाँ पर बात कर रही है। Recently, which country host world's largest naval defense exhibition यूरोनेवल 2024? हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए एक ना बहुत बड़ा नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी हो रही है, नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी है, म्यूजियम है, एक तरह का एग्जीबिशन है ये। ठीक है, यूरो नेवल 2024 है और जिसको फ्रांस ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, फ्रांस जो है इसमें कर रहा है, और इसके अंदर जितने भी हो कह रहा है, पेरिस के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, यूरो नेवल 2024 is the world largest leading naval defense exhibition will be held from नवंबर 4 to 7 2024 इन पेरिस। ठीक है, इसके अंदर यूएस, यूके, जर्मनी, यहाँ सब आएंगे, और इसमें इनफैक्ट इंडिया को भी बुलाया गया है, और इंडिया 104 कंट्री में है जिसको इनवाइट किया गया है, और वो डिफेंस ट्रेड शो को देखेंगे। ठीक है, तो यूरो नेवल 2024 जो है, इसकी प्रदर्शनी जो है वो फ्रांस द्वारा पेरिस में ऑर्गेनाइज की जा रही है। नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट? नीति आयोग ने किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है? फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, तो ये स्टार्ट किया तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अब तेलंगाना में क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए, नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। यह वीई हब और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। यह मंच वित्त और मार्गदर्शन की कमी जैसे जो कि देखिए, जो औरतें काम कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल दिक्कत है या उनको गाइडेंस की दिक्कत है, उनको निपटाने के लिए किया गया है। इसके अंदर औरतों को पैसा भी दिया जाएगा और थोड़ी गाइडेंस भी जाएगी। यह डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाएं, बाजार कनेक्शन पर आधारित रहेगा। 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 सलाहकार इस मंच का हिस्सा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर औरतों को जो है वो ना सिर्फ गाइडेंस दी जाएगी बल्कि फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस वगैरह कर सके। 500 मीटर aperture spherical telescope which has been in the news is located in which country? 500 मीटर aperture गोलाकार टेलीस्कोप फास्ट, ठीक है, जो समाचारों में देखा गया वह किस देश से संबंधित है? ये देखिए, बात हो रही है एक टेलीस्कोप की। पहले समझते हैं टेलीस्कोप क्या चीज होती है। दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल किया था। आपने कभी देखा होगा कि एक आदमी कुछ होते हैं यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं, तो जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी को देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आंख लगाते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए होता है, कि अगर आपका बैक्टीरिया हो गया या कुछ हो गया तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप। और गैलेक्सी या आसमान की जो ग्रह है या बाकी चीज आपके स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप होता है। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया। अब अलग अलग टेलीस्कोप होते हैं जो अलग अलग काम में लाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि टेलीस्कोप के अंदर जो लेंस होता है वो बड़ा मैटर करता है। लेंस के किस क्वालिटी का है और उसका एपर्चर कितना बड़ा है, यानी साइज कितना बड़ा है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पाँच 500 मीटर 500 मीटर का 500 मीटर का एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, जिसको हम नाम दिया फास्ट, FAST, F से 5, A से एपर्चर, S से स्फेरिकल और T से टेलीस्कोप। तो ये बोला गया है, जो कि चाइना द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चाइना द्वारा बनाया गया है, और इसमें जो है, आप इसको इस बात समझिए कि ये जो है चाइना के अंदर है। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप। क्या है? मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप। देखिए, अलग अलग टेलीस्कोप अलग अलग टेक्नोलॉजी में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, लाइट की जो स्पेक्ट्रम होती है, लाइट की स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो लाइट की स्पेक्ट्रम होती है, तो यहाँ पर एक विजिबल लाइट आ जाती है। यहाँ पर आप सबसे नीचे तो गामा रेज आती है, गामा रेज आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे आता है तो रेडियो रेडियो वेव्स होती हैं। सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी जो वेव होती है
वो ऐसा करके ये रेडियो वेव होती है और फिर साइज़ छोटा होता चला जाता है, ऐसा करके साइज़ छोटा होता जाता है। तो गामा रेज़ होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है? इसीलिए वो किसी भी चीज़ पे एमिट कर जाती है। तो गामा रेज़ अलग कहाँ काम करती हैं, रेडियो वेव्स बड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत दूर ट्रैवल नहीं करती हैं बट स्ट्रॉन्ग होती हैं ये। बिल्डिंग-विल्डिंग अगर बीच में आएगी तो उसे पास कर जाएँगी। वही गामा रेज़ जो होती हैं, बहुत छोटे वेवलेंथ की होती हैं, तो किसी भी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। अगर आप खड़े होते हैं, तो यहाँ पे गामा रेज़ हो गया, फिर आ गया एक्स-रेज़ आ गया, ठीक है? फिर आपका आ गया इधर आ गया आपका यूवी रेज़ आ गया, ठीक है? फिर आपका विज़िबल लाइट आ गया, फिर इंफ्रारेड आ गया, फिर आपका माइक्रोवेव्स आ गया। इस तरह से आपका पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है और वो एग्ज़ाम्स में पूछा आता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो चाइना द्वारा जो बनाया गया है वो एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है? यानी कि ऐसा वेव जो कि स्ट्रॉन्ग है बट ट्रैवल बहुत दूर तक नहीं कर पाती है, ठीक है? वहीं अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो इंडिया में एक टेलीस्कोप है, ठीक है? जो मैं यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टूरिज़्म। एस्ट्रो टूरिज़्म, एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब है कि अ, जैसे कि अभी हमने टूरिज़्म देखा था वैसे एस्ट्रो टूरिज़्म है। यहाँ पे लोग जो हैं एक जगह पे जाके टेलीस्कोप से देखेंगे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि लद्दाख के अंदर लद्दाख में हैनले में, ठीक है? एक जो है वो टेलीस्कोप लगवाया गया है, ठीक है? और पब्लिक जो है आ आके देखती है। तो लद्दाख के अंदर जो है लद्दाख में हैनले, हैनले जो है वहाँ पर ये है और वो जो टेलीस्कोप है वो अच्छा खासा इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, सबसे हाइट पे इंडिया की सबसे हाइट पे है लद्दाख हेनले का जो टेलीस्कोप है और वो गामा रेज़ द्वारा ऑपरेट होता है, गामा रेज़ के द्वारा ऑपरेट होता है, ठीक है? और वो सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर है भारत की। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो फ़ास्ट टेलीस्कोप की बात हो रही है, 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है जो चाइना के अंदर है और ये रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है? और ये खोज क्या करेगा? ये इसके लक्ष्यों में तटस्थ हाइड्रोजन यानी कि जो इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन है उसको ढूँढने का काम आएगा। डिटेक्टिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन, डिस्कवरिंग पल्सर्स, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन एंड सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो ये सब काम करेगा आपका जो है फास्ट टेलीस्कोप। According to the recent study, over-exploitation of host plant species is endangering which group of insect in एंड असम फॉरेस्ट। हाल में ही अध्ययन के अनुसार मेजबान पौधों की प्रजातियों का अत्यधिक दोहन असम के जंगलों में कीटों को किस समूह को खतरे में डाल रहा है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो होस्ट प्लांट है यानी प्लांट है उन प्रजाति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी कि उनको बहुत यूज़ किया जा रहा है अलग अलग पर्पज़ के लिए, ठीक है? इस कारण से क्या हो रहा है कि जो जंगल के कीट हैं, ठीक है? वो खतरे में आ गए। होता क्या है कि हर एक प्लांट जो होता है उसके ऊपर छोटे-छोटे जो कीट-पतंगे होते हैं वो अपना घर बसाते हैं, ठीक है? अब जब इनको काटा जाएगा ये नहीं उगेंगे, तो कीट-पतंगे भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो ये समस्या बहुत रहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस तरह के कीट जो हैं वो आपका बर्बाद होंगे और जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो आपके होस्ट प्लांट के हैं, उससे क्या होगा? तो उससे देखिए क्या होगा, तो एक छोटा-सा बटरफ्लाई होता है स्वैलो टेल स्वैलो टेल बटरफ्लाइज़ होते हैं, ठीक है? लंबे से ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है? इनके पत्ते ऐसे निकले होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के बटरफ्लाई होते हैं स्वैलो टेल बटरफ्लाइज़ होते हैं जो कि वहाँ पर जो असम में पाए जाने वाले एंडेंजर्ड फॉरेस्ट है, प्लांट उन पे वे रहते सर्वाइव करते हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट। हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है? तो ये है झारखंड के अंदर, ठीक है? और प्रधानमंत्री लॉन्च द धरती प्रधानमंत्री झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ धरती धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 30 राज्यों के सभी प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाते हुए लगभग 60-65 हजार आदिवासी गांवों का विकास करना है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो बुनियादी शिक्षाएं होंगी, यहाँ देखिए इसका क्या है कि इसमें जो बुनियादी ढांचा होगा उस पे फोकस करने की बात की जा रही है, बुनियादी ढांचा जो होगा, ठीक है? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, लाइवलीहुड की बात है, तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है।
इट बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ पीएम जनमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन जो है वो लॉन्च हुआ 2023 में भारत सरकार द्वारा, विच फोकस ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। देखिए, आप सवाल पूछेगा कि पीएम जनमन किससे संबंधित है? पीएम जनमन जो है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, यानी कि ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल में ट्राइब है, आदिवासी है, घोर आदिवासी हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन कम है, समाज में आना नहीं है, वो अपनी दुनिया में बस रहते हैं। तो उनका उत्थान के लिए एक पिछले साल एक योजना आई थी पीएम जनमन, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ही क्वेश्चन में किए, कल हम बाकी का क्वेश्चन करके हैं, जिससे कि आपका तैयारी आराम से उतरे। आज के लिए धन्यवाद।